आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि 150 प्लस सीटें उनकी आएंगी, उस पर बात करते हुए विजय रूपानी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। राजकोट में अगर हम बात करें तो 8 सीटें विधानसभा की हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है वो कितना जो है इफेक्ट करेगा बीजेपी की सीटों पर, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरह से विजय रूपानी का कहना है कि राजकोट की किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि बीजेपी इस बार हारती दिख रही है, ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का असर राजकोट और साथ ही सौराष्ट्र के जिलों के जो जितनी भी सीटें हैं उस पर कितना पड़ता है। और हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप रिकॉर्ड संख्या में निकलें, क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है। और आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा कि 2017 में नोटा को जितना वोट मिला था, विक्ट्री मार्जिन से कहीं ज्यादा साबित हुआ था 30 सीट्स पर। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपनी पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैंपेन को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया गया कि बड़ी संख्या में लोग निकले। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वोटिंग की शुरुआत हुए आधे घंटे का वक्त हो चुका है और तस्वीरें मेरे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में वोटर जो है वो उत्साहित है और घरों से निकल रहा है और अपील भी बार बार की जा रही है। मेरे सहयोगी राम हमारे साथ है। राम, ये पूरी लड़ाई जब शुरू हुई तो विकास के नैरेटिव के साथ शुरू हुई, बेरोजगारी की बात हुई, गरीबी की बात हुई, विकास की बात हुई, लेकिन फिर ये लड़ाई चली गई आर्टिकल 370, राम मंदिर, रावण, अपशब्दों की लड़ाई। क्या मुद्दे और क्या शब्दावली हमने देखा जो राउंड 1 के लिए कैंपेन हुआ उसमें देखने को मिला? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जनता से बात की तो कौन से मुद्दे उनके दिमाग में हैं जिसको देखकर वो इस बार वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से मुद्दे लोगों के दिमाग में इस बार हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पहला जो चुनावी मुद्दा है, क्योंकि मोरबी में भी वोटिंग आज हो रही है। मोरबी में जो ब्रिज हादसा हुआ उसके बाद से लोगों के दिमाग में यह विषय है, करप्शन को लेकर लोग बात कर रहे हैं। आदिवासी भी इस चुनाव का मुद्दा है। राहुल गांधी भी एक ही बार सभा करने के लिए आए, लेकिन आदिवासियों को उन्होंने विशेष रूप से फोकस में रखा। चुनाव का मुद्दा हिंदुत्व है, चूंकि गुजरात में चुनाव है और 2000 से लेकर जो दंगे हुए, लगातार इस विषय को लेकर वोटिंग हो रही है। चुनाव का मुद्दा सावरकर भी रहे और इस बात को लेकर भी राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर को निशाना साध रहे हैं उनके ऊपर, और यह मुद्दा लोगों के जहन में है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हर चुनाव का रहता है। गुजरात में भी ये मुद्दा काम कर रहा है। लोग अपने रोजगार को लेकर सवाल सरकार से पूछते हैं। चुनाव का मुद्दा बिजली भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त मिलेगी, तो बिजली पर भी काफी लंबी चर्चा लोगों के बीच में है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि मुफ्त की जरूरत नहीं, कुछ कह रहे हैं मिल जाए तो दिक्कत क्या है। पेपर लीक भी इस चुनाव का मुद्दा है, क्योंकि पेपर होते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। इसकी वजह से जो युवा हैं उन्हें दोबारा पेपर देने पड़ते हैं, व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इस चुनाव का मुद्दा लव जिहाद भी है और आफ्ताब का मामला जो दिल्ली में सामने आया उसने भी इस पर असर डाला है। लव जिहाद के मुद्दे पर भी लोग वोट कर रहे हैं। बिल्किस बानो का जो रेप का मामला था, क्योंकि इसमें जो दोषी थे उनकी रिहाई हुई उनकी सजा के बाद, इस विषय को भी कुछ पार्टियों ने उठाने की कोशिश की है, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी ने। चुनाव का मुद्दा किसान भी है और किसान को लेकर भी जिस सरकार ने क्या काम किया है, नर्मदा बांध परियोजना, ये भी किसानों से जुड़ी हुई है कि कैसे इस चुनाव में पानी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये नर्मदा बांध परियोजना के जरिए ही कहीं ना कहीं अदिति पूरा हो पाया है। बिल्कुल राम, और इसमें शायद ध्रुवीकरण की भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से गोधरा का जिक्र किया गया, 2002 में सबक सिखाने की बात कही गई और होम मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार हुआ। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं कच्छ से, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही सदर्न गुजरात 89 सीट्स जहां पर ये वोटिंग राउंड 1 हो रहा है। मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, वहां पर वोटर्स में उत्साह भी, और हम विशाल के साथ ऐसे ही उत्साहित वोटर्स को देख पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वोटर्स? कितना जोश हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है, और क्या कहना चाहते हैं?
देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि कच्छ में महिलाएं बहुत अच्छी खासी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रही हैं। आप देखिए सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हों या फिर जो और लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए मौजूद है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए, हर कोई अपने स्याही के निशान को दिखा रहा है और इस स्याही के निशान के साथ वो अपने उत्साह को दिखा रहा है कि कैसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, सबसे बड़े त्योहार में वो हिस्सा ले रहा है और हर कोई यहाँ पर पहुंचा। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, क्या नाम है आपका? नर्मदा बहन जेठी। नर्मदा जी, क्या उम्र होगी आपकी? 73। 73 साल की उम्र में आप सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंची हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी और मतदाताओं को? मेरे को बहुत आनंद आता है। हाँ। वोट देने के लिए बहुत बहुत मजा आता है। अच्छा। हाँ। और मुद्दे क्या रहे हैं यहाँ पर कच्छ में महिलाओं के लिए? महिलाओं को आगे लाने के लिए ये मतलब अभी लोकतंत्र जैसे आगे बढ़ा है तो उसके लिए हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि ये सब हो रहा है, तो इसलिए हमें ये पर्व को ऐसे आनंद से ही आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत भारी संख्या में आदित्य लोग बाहर निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगी? कच्छ की जनता के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? मेरा नाम निशा छाया है। लोकशाही को जिंदा रखना है, इसलिए हम पहले वोट देने आ जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इसलिए सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम तस्वीरें आप देखेंगी यहाँ पर हर कोई अपने अपने अंदाज में बता रहा है कि वो वोट डालने क्यों पहुंचा। देती एक बार तस्वीरें और दिखा देता हूं क्योंकि आने का सिलसिला लगातार लोगों का जारी है और यहाँ पर सुबह से ये लाइन, ये क्रम टूट नहीं रहा है। जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, ये भुज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। खास तौर पर वोट देना हमारी ड्यूटी है। क्या चीज है? आपका क्या नाम है? ज्योति ठक्कर। ज्योति जी, क्या बताएंगे आप? हाँ, लोकशाही में वोट देना हमारी ड्यूटी है और उसको जिंदा रखना वो भी हमारी ड्यूटी है। हाँ। तो देखिए, ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, ये बातें यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं और ये भुज से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। वरिष्ठ नागरिक वोट डालने के लिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर भी दिखा रहे थे। अभी एक बुजुर्ग की तस्वीर वो देख पा रहे थे। मोबी में काफी लोगों की उन्होंने मदद भी की थी। वो तस्वीर एक बार फिर से हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन अभी एक वोटर ने कहा, महिला वोटर ने कहा, ये हमारी ड्यूटी है। और जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और शायद इंडियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी को इसी बात से समझा जा सकता है। प्रदीप कौशल जी, जब वोटर ये कहता है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलेगा, उसे बताने की जरूरत नहीं उसके जहन में क्या है। जब वो ये कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है, और हम भी जी न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं, अगर आप इन 89 सीट्स पर वोटर हैं, इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं जहां वोटिंग हो रही है, प्लीज घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, दरअसल ये आपकी ड्यूटी है, जैसा कि उन महिला वोटर ने कहा। और जिन बुजुर्ग का हम जिक्र कर रहे थे, मोरबी में काफी लोगों की उन्होंने मदद भी की थी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और ये एक प्राउड का मोमेंट होता है जब अपनी उंगली पर स्याही आप दूसरों को दिखाते हैं और प्राउडली कहते हैं कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की ड्यूटी निभाई है। तो हम आपको ये बता दें, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राउंड 1 के लिए वोटिंग की शुरुआत हुए। 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 89 सीट्स हैं, इसके अलावा 788 कैंडिडेट्स हैं, 14,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा अर्बन एरियाज में और 11,000 से ज्यादा हिसाब के हिसाब के साहब मुख्यमंत्री बनी है तमे। अरे वाह, ખાસ કરીને જે રીતે અત્યારે મોરબીના મતદારો કહે છે કે તમે મુખ્યમંત્રી બનશો, પરંતુ આપણે જો વાત કરીએ તો આજે મતદારો જે છે તમારી સાથે સ્વયંભૂ છે, ઘણા બધા તમને ડેમેજ કરવાના કાર્યક્રમો થયા હતા, શું કહેશો એના માટે? મોરબીના મતદારો મને નહીં મોરબીના મતદારો મને મુખ્યમંત્રી કહે, પણ મોરબીના મતદારોને ખબર નથી કે અમારા ભાઈ વડાપ્રધાન છે, તો વડાપ્રધાન જેના ભાઈ હોય ને એને મુખ્યમંત્રી બનવાનો વિચાર ન કરાય। हम तो बनाएंगे જે રીતે અત્યારે આપણે વાત કરી नहीं ये तो होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, कोर्ट ऑर्डर होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि मोबी में काफी मदद की गई थी। कांति जी थे जिनके द्वारा मदद की गई थी मोबी में लोगों की, और उन्हीं की तस्वीर अभी उन्हीं को बोलते हुए आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से मदद उन्होंने पहुंचाई भी और वो कितने ऑप्टिमिस्टिक इस वोटिंग को लेकर यहाँ पर हैं। तो वोटर का उत्साह लगातार देखते ही बन रहा है। लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कितना क्लोज इलेक्शन 2017 में हुआ था।
इतना क्लोज हुआ था कि जब हम बात कर रहे हैं 170 वोट्स का मार्जिन देखने को मिला था। करपटा की सीट थी जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा 7 सीट्स थी जहां पर जो विक्ट्री मार्जिन था वो 1000 वोट से भी कम, और 24 सीटें ऐसी थी जहां पर 2000 से 6000 का ही विक्ट्री मार्जिन रहा था। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बार कोशिश कर रही हैं कि बड़ी संख्या में वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। देखिए, खिंचा हुआ चुनाव है। अगर आप 2017 की बात करें तो वो बहुत खिंचा हुआ चुनाव था, पाटीदार आंदोलन था और भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही थी। उस समय काफ़ी कठिन था भाजपा के लिए उस चुनाव में जीतना। फिर वो जब परिणाम आया तो भाजपा की काफ़ी उम्मीदों पे पानी फिरा। केवल 99 सीट आई थी। भाजपा ये सोचती है कि हमेशा 100 से ऊपर तो जाना ही चाहिए। तो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में भाजपा ने अपने आप को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया। पाटीदार आंदोलन की चुनौती के बावजूद बहुमत लिया, सरकार बनाई और काफ़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़ कर चले गए। और इस बार जो है वो भाजपा के सामने उस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है, कोई विशेष बात उनके विरुद्ध नहीं है। और भाजपा ने एक बहुत मुस्तैदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो नया ला करके दिया है लोगों को। पाटीदार मुख्यमंत्री दिया है और कुल मिलाकर के भाजपा ने सारे समीकरण अच्छे से साधे हैं। आप समीकरणों को साधने की बात यहां पर करना है। विनीता जी, हमने देखा ये पूरा जो पॉलिटिकल पिच थी इसकी शुरुआत हुई थी विकास के मुद्दे से, सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है उससे शुरुआत हुई। और फिर हमने क्या देखा, जब फेज 1 के लिए, राउंड 1 के लिए पोलिंग कैंपेन कंक्लूड होने लगी तो हमने देखा 2002 के दंगों का जिन, राम मंदिर, आर्टिकल 370। सीआर पाटिल इस वक्त बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद विनीता जी मैं अपना सवाल आपसे રહ્યા છે। એ પણ મતમાં પરિવર્તિત થવા માટે ખૂબ મોટી એક મહત્વની ઘટનામાંથી બનશે। આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ઘણા સમયથી ગુજરાતમાં છે, એમનું પણ પ્લાનિંગ આની અંદર ખૂબ મહત્વનો રોલ કરશે। પ્રથમ ચરણમાં કયા મુદ્દા અગત્યના રહ્યા અને ભાજપ કયા મુદ્દા લઈને લોકો સુધી પહોંચે? આખા ઇલેક્શનમાં બધા જ મુદ્દાઓ હશે। પહેલું એવું ચરણ હોય કે બીજું ચરણ હોય, પરંતુ ગુજરાતના વિકાસની વાત સૌથી મહત્વની છે। ગુજરાતની અને દેશની સુરક્ષા કોણ કરી શકે એ જ્યારે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે ત્યારે એમની સામે ફક્ત એક જ જવાબ હોય છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આજ ગુજરાતને અને ભાજપને, ગુજરાતને અને દેશને સુરક્ષિત રાખી શકે એમ છે। ભાજપના કાર્યપ્રણાલીને કારણે, એમની યોજનાઓને કારણે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ડબલ એન્જિનની સરકારને કારણે જે યોજનાઓને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ અપાયું છે, જે યોજનાઓ થકી લોકોને લાભ અપાયો છે, જે યોજનાઓ જમીન પર ઉતારવામાં આવી છે, એના જે લાભાર્થીઓ છે એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રત્યે અભિભૂત છે અને એ મતમાં પરિવર્તિત થશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। સર, આજે પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો થવાનો છે અમદાવાદમાં, કયા પ્રકારની તૈયારીઓ અને કયા પ્રકારનો રોડ શો રહેશે? આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો નથી, પરંતુ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવાના છે અને એના માટે નીકળવાના છે। સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે નીકળશે તો લોકો એમના સ્વાગત માટે, એમને જોવા માટે સ્વાભાવિક રોડ પર આવશે, પરંતુ એનો રોડ શોનું કોઈ આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું નથી। સર, આપણે 3 રેકોર્ડની વાત કરી છે, શું છે આ 3 રેકોર્ડ? એક રેકોર્ડ છે કે ગુજરાતમાં આજ દિન સુધીની સૌથી વધુ સીટો જીતવાનો રેકોર્ડ, દરેક ઉમેદવારની જે લીડ છે એ સૌથી વધુ લીડ સાથે વધુમાં વધુ ઉમેદવારો જીતે એનો રેકોર્ડ, અને ટોટલ વોટ શેર આજ દિન સુધીમાં કોઈપણ પાર્ટીને મળેલા જે વોટો છે એમાં સૌથી વધુ વોટ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળે તો ત્રીજો રેકોર્ડ, આવા 3 રેકોર્ડ કરવા અમે જઈ રહ્યા છીએ। મતદારોને વિનંતી છે કે આ ગુજરાતના હિતમાં, ગુજરાતના વિકાસ માટે અને અવિરત વિકાસની પ્રક્રિયા ચાલુ રહે એના માટે પોતે ખૂબ વિચારીને મતદાન કરે અને મતદાન ચોક્કસ કરે એ મારી એમને વિનંતી છે। सर, एक सवाल मैं रिपब्लिक भारत से वराछानी बैठक रसाकसी भरी છે, શું કહેશો?
અમારા માટે કોઈ પણ બેઠક રસાકસીભરી નથી. આ બધી જ બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત જીતતી આવી છે અને જીતવાની છે એ નક્કી છે. सर एक सवाल है मेरा, रूपाणी और जो पुराने लीडर्स थे उनका टिकट काट के नए युवाओं को टिकट दिया गया है. कुछ लोग जैसे मधु श्रीवास्तव नाराज हुए थे और आपसे पहले भी हमारी बात हुई रिपब्लिक भारत पर. सर उसका कंपनसेट कैसे हो रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं जो पुराने देखिए हर जगह में कुछ ना कुछ नयापन आना चाहिए, आता रहता है. आदरणीय रूपाणी जी को मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल हो रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा में रहे, तो ये बदल होता रहता है. उनकी जो जवाबदारी वो भी बदलती रहती है. इस बार उनको मौका नहीं दिया गया. उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता हूँ. ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है. भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चलती रहती है और कोई अशिष्ट भी नहीं होती. आपने भी देखा होगा कि बदलाव के बाद भी यहाँ पर कोई अशिष्ट नहीं हुआ. यही भारतीय जनता पार्टी की शिस्त है. वही पार्टी विद डिफरेंस की बात जो है यही साबित करती है. सीट नंबर तो गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट को आप सुन रहे थे. विनीता जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, जिस नैरेटिव की शुरुआत हुई थी विकास, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, और फिर वो चला गया 2002 के दंगों का जिन, सबक सिखाना, आफताब, ध्रुवीकरण. एग्जैक्टली ये जो राउंड 1 है, ये किस मुद्दे पर है? देखिए, आप जो इंटेलेक्चुअल, आई जस्ट डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स. आपने जो बोला कि जो स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल जो बातें होती है इलेक्शन में, जो हमें लगता है कि ये होनी चाहिए, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है. बट काउंटडाउन जब आ जाता है तो जो इमोशनल है वो ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो इमोशनल है. सो इमोशनली जो अपील करता है ना, वो एकदम इलेक्शन के पहले आ जाता है. तो आप देखिए जो आपने काउंटडाउन दिखाया, इवन जो एडवर्टाइजमेंट करती है पार्टीज, वहां पे भी उन्होंने चालू कर दिया था कि भाई वी आर टॉकिंग मोर ऑफ भरोसा रादर देन एनी क्लेम्स. जो पार्टी कर रही है कि भाई हमने ये भी किया, उस पे से बीजेपी हट के आ गई भरोसे पे, एंड कि हमने ये सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी के साथ. तो जो इमोशनल अपील है वो इंक्रीज हो जाती है. तो आप जो बोल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की वो याद करा रहे हैं, राम मंदिर याद करा रहे हैं अभी. सो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात से चालू किया था, लेकिन इमोशनल अपील उनको लगता है कि ज्यादा काम आएगा. सो ऑल द पार्टीज. ठीक है जिगर दोषी जी, बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रही हैं उसमें वोटर का उत्साह देखते ही बनता है. तस्वीरों में लंबी लंबी कतारें हैं. मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वोटर की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं. विजय रूपाणी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अश्विन पांडे से उन्होंने खास बातचीत की थी. 2/3 बहुमत की बात वो कर रहे हैं. बीजेपी के तमाम लीडर्स 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे हैं. इलेक्शंस में रिकॉर्ड 7th टाइम मैंडेट की बात यहाँ पर की जा रही है, दावा किया जा रहा है. लेकिन जिगर दोषी जी, यहाँ पर एक तरफ हमने कहा कि विकास, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे, और दूसरी तरफ ये जो अपशब्दों को लेकर बीजेपी हमलावर रही, और बीजेपी ने ये कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर का अपमान किया गया, जनता से बड़ा जवाब, करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को मिला और गुजरात की अस्मिता के साथ उसे जोड़ दिया गया. जी बिल्कुल, देखिए इस बात पे मैं इतना ही स्पष्ट करना चाहूंगा जो हमेशा कहता हूं कि इस बार ऐसा कोई इमोशनल कार्ड ज्यादा इतना नहीं चल रहा है. इस बार लोग बहुत ही बेसिक्स और जो जरूरत की चीजें उसी पर वोट कर रहे हैं. पर अगर आप आपका जो डेटा आप दिखा रहे हैं शुरुआत से सुबह से, कि जिसमें करोड़पति उम्मीदवार है या फिर कितने दागी उम्मीदवार है हर एक पार्टी के, तो उसमें एक डेटा और भी गौरतलब है. मेरे ख्याल से वोटर उस पर भी विचार करेंगे. एक जिगर जी, आवाज आ रही है आप तक? उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है. लेकिन आप गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी, जो थोड़ी देर पहले 2/3 बहुमत के साथ सरकार की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. उनकी तस्वीरें, उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है. जिगर जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात पूरी कर ले प्लीज. जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी. जी बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा था कि मुद्दे सारे जैसे आपने दिखाया अभी, राम जो आपके
जो सहयोगी है उन्होंने दिखाया कि सारे मुद्दे इस बार है, कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं चल रहा और वोटर का जो मन है वो बिल्कुल हम पढ़ नहीं पा रहे, कोई नहीं पढ़ पा रहा। इस वजह से मेरे ख्याल से ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। पर एक जो डेटा है उसमें आप एजुकेशन का डेटा भी अगर शामिल करेंगे, जैसे आपने सुबह करोड़पति उम्मीदवार और दागी उम्मीदवार का दिखाया, तो आपको ये भी शायद वोटर्स को देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी जो शिक्षा की बात करती है, मेरे ख्याल से उनके 47 उम्मीदवार है वो 10th क्लास या उससे नीचे पढ़े हुए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत गौरतलब होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी जो सिचुएशन है उसको कैसे वो हैंडल करेंगे या किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये भी देखने लायक बात होगी। एक बहुत बड़ी चीज ये भी मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में कि वोटर टर्नआउट, हम भी सब चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हो, पर जितना वोटर टर्नआउट कम होगा उतना मेरे ख्याल से बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। वोटर टर्नआउट अगर 65-70% से ऊपर होगा तो बीजेपी को उसका नुकसान होगा और उसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा होगा। जिस तरीके से अभी का जो माहौल दिख रहा है, आम आदमी पार्टी शायद कुछ ही सीटों पर अपना सक्सेस ले सके, उससे ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। और प्रदीप कौशल जी, जो सवाल अभी मैं थोड़ी देर पहले जिगर दोषी जी से पूछ रही थी, अभिनीता जी से पूछ रही थी, वही सवाल मेरा है कि गुजरात का ये जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव रहा, जिसमें शुरुआत में जो मुद्दे दिखाई दिए राउंड 1 के लिए कैंपेनिंग खत्म होते होते वो ज्यादा इमोशनल मुद्दों में तब्दील हो गया। बीजेपी ने याद दिलाया राम मंदिर, बीजेपी ने आर्टिकल 370 याद दिलाया गुजरात के इलेक्शन में। तो ये जो इमोशनल इश्यूज पर शिफ्ट था, उसके पीछे कोई खास वजह, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, क्यों था? नहीं, देखिए वो होना स्वाभाविक है। जहां आप इमोशनल मुद्दों की बात कर रही हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व जो है और जो गुजरात में उनको देखते ही लोगों में जो भाव उमड़ता है अपनेपन का, कि हमारा आदमी, हमारा ही प्रतिनिधि जो है वो देश के सर्वोच्च पद के ऊपर है, यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर है, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। तो ये एक इमोशनल बॉन्ड है जो लोगों के अंदर एक विशेष उत्साह पैदा करता है भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए। यहाँ जो एक और विशेष मुद्दा भाजपा ने इस बार जोड़ा है वो है समान नागरिक संहिता का। भाजपा ने वादा किया है कि समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये लोगों से वादा किया है कि वो एक कमेटी बनाएगी, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, और उसकी सिफारिशों के अनुरूप समान नागरिक संहिता को लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। भाजपा ने यही वायदा उत्तराखंड में किया था। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है और उसने सुझाव मांगे हैं। लगभग 2-2.5 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो अपनी राय दे चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, कितनी चेतना है इस विषय को लेकर के। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए भी आप देखिए ये कितना बढ़िया, कितना अधिक अच्छा फीडबैक है। इसी प्रकार की प्रक्रिया भाजपा ने वादा किया है गुजरात में करने का, हिमाचल में भी संकल्प लिया है भाजपा ने, असम के मुख्यमंत्री भी इसके पक्ष में अपनी बात कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ध्रुवीकरण की तरफ ये एक महत्वपूर्ण और जो ऑपोजिशन थी उसके द्वारा ये कहा गया कि यूसीसी का जिक्र इलेक्शन के करीब आते आते क्यों किया गया, गुजरात में यूसीसी पर क्यों लौटना पड़ा बीजेपी को, अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है अपने विकास के नैरेटिव को लेकर। और जहां तक यूसीसी का सवाल है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, वो बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है राम मंदिर की तरह, और पार्टी इस बात को दोहराती भी रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।